Hey guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we प्रियाशी। तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की फेवरेट धुकर धुकर वाली वीडियो लेकर के। और आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है हमारी एक सब्सक्राइबर जिनका रियल नेम है शुभम शर्मा। शुभम ने हमसे कहा है कि हम उनकी रियल आइडेंटिटी आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ ये घटना कहाँ की है, किस जगह की है, सब कुछ आप लोगों को बता सकते हैं। तो कुछ भी झूठा नामकरण इस कहानी में नहीं होने वाला है। साथ ही साथ ये जो कहानी हम लोग आपके साथ शेयर करने वाले हैं ये किसी और की नहीं बल्कि शुभम की ही आप बीती है और घटना है 2015 की। और शुभम बेसिकली रहने वाले हैं ओल्ड मनाली के। ओल्ड मनाली सुनने में ही कितना मजा आता है ना यार, कितनी खूबसूरत जगह है, लेकिन हर खूबसूरत जगह के पीछे काला और गहरा राज तो छिपा ही रहता है। मनाली एक सिक्के की तरह है, जिस सिक्के का पहला पहलू है वहां का सुंदर मौसम, खूबसूरत नजारे और आंखों को लुभाती हुई वहां की वादियां। लेकिन अगर उसी सिक्के के दूसरे पहलू के बारे में बात की जाए ना तो वो है मनाली के पहाड़ों पर भटकती हुई आत्माएं। भगवान कसम आप लोगों को बता रहे हैं, दुनिया भर के भूतों को एक तरफ कर दो और ये जो पहाड़ के भूत होते हैं ना इनको अलग कर दो। सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं ये पहाड़ों के भूत, और इनकी करतूतों और किस्सों के बारे में जब आप लोग सुनोगे ना तो बैठे बैठे आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ऐसे ही आज एक किस्से के बारे में आप लोगों को हम लोग बताने वाले हैं जो कि शुभम की आप बीती है। शुभम ने उन भूतों का मुकाबला कैसे किया, उनके चंगुल से कैसे निकल करके आए, ये तो आप लोगों को कहानी में आगे जानने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले रानी लोगों को क्या करना है, अपनी सीट की पेटी कस के बांध लेनी है, क्योंकि आज के इस वीडियो से आप लोगों का कलेजा इतना धुकुर धुकुर होगा ना कि आप लोग मनाली जाने से कतराओगे, कान पकड़ लोगे। और साथ ही साथ आपको क्या करना, अपने कान में ईयरफोन डाल के अपने हाथ से फोन को कस के पकड़ लेना। और इस वीडियो में कभी भी धुकुर धुकुर वाली आंटी आ सकती है, तो उसके लिए भी रेडी होना। तो दीदी डिले नहीं करते, सबसे पहले अपना हाथ दे दो तो, क्योंकि हमको ऑलरेडी बहुत डर लग रहा है। जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने आपको शुरुआत में ही बताया था कि शुभम और उसका पूरा परिवार शुरू से ही ओल्ड मनाली में रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे पढ़ाई और काम के सिलसिले में शुभम के भाई बहन और उसके कजन शहर से बाहर चले गए। और जब से वो लोग पढ़ाई और काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए थे, उन लोगों के लाइफ में ऐसा मौका बहुत ही ज्यादा कम आया था जब सारे लोग आपस में मिल सके, जुल सके, क्योंकि सबको ना साथ में छुट्टियां मिलती ही नहीं थी। अगर किसी एक भाई को छुट्टी मिले तो दूसरे को ना मिले, अगर तीसरे को मिले तो चौथे को ना मिले। इसीलिए सबने डिसाइड किया कि भाई अपनी अपनी छुट्टियां बचाते हैं और अच्छा टाइम देख करके सारे लोग फिर से मिलते हैं और बचपन की पुरानी यादों को जीते हैं। और उन लोगों ने मिलने का प्लान बनाया था अपनी ओल्ड मनाली के ही वही पुश्तैनी घर पर। 2015 की बात है, सारे लोग छुट्टियों में उसी घर पर आते हैं। 10 दिन की छुट्टियां कब बीत जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता है। छुट्टियां बहुत अच्छी सी बीती थी। जैसे जैसे लोगों की छुट्टियां खत्म हो रही थी वो लोग अपने काम के सिलसिले में या पढ़ाई के लिए अपने अपने कॉलेज या अपने अपने ऑफिस के लिए निकलते जा रहे थे। और धीरे 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 करके पूरा घर खाली हो गया। अब घर पे बचे थे केवल शुभम और उसका छोटा कजन जिसका नाम है अमन। अमन की छुट्टियां भी खत्म हो चुकी थी, लेकिन शुभम के पास अभी भी 3 दिन बाकी थे। अमन को अपने कॉलेज जाना था। बेसिकली अमन एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था और उसका जो इंजीनियरिंग कॉलेज था ना ओल्ड मनाली से 10 से 12 घंटे की दूरी पर था, और जिसके लिए उसे जाना पड़ता था बस से ट्रैवल करके। और अमन को बस से ट्रैवल करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो तो बेचारा मजबूरी में ट्रैवल कर लिया करता था, लेकिन अपने बड़े भाई शुभम को देख करके उसके नखरे आ गए और उसने कहा कि भैया मेरे को ना ऐसे बस से ट्रैवल नहीं करना। जो सड़कें होती है ना गोल 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 पहाड़ों में, वहां ट्रैवल करते करते मेरा सर घूमने लगता है और मेरे को ना बहुत ही ज्यादा वोमिटिंग लगती है, तो भैया आप मेरे को प्लीज छोड़ दो ना। यहाँ पर शुभम ने बोला कि यार अमन 10-12 घंटे अगर हम लोग बाइक से जाएंगे ना तो बहुत ही ज्यादा थकावट हो जाएगी। पर अमन जिद पकड़ करके बैठ गया था कि अगर वो अब कॉलेज जाएगा तो शुभम के साथ ही जाएगा। और शुभम भी अपने छोटे भाई से इतने दिनों के बाद मिला था, तो चाह कर भी वो मना नहीं कर पाया। और शुभम ने सोचा कि ठीक ही है ना, काइंड ऑफ ये एक रोड ट्रिप हो जाएगा और इसमें भी एडवेंचर है। और शुभम उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। अमन की तो खुशी का अब ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि एक तो वो बाइक से जाने वाला था और अपने फेवरेट भाई के साथ जाने वाला था, तो काइंड ऑफ एक बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस रोड ट्रिप भी होने वाली थी। अब यहाँ पर आप लोगों को एक बात बताए कि अमन की खुशी का ठिकाना क्यों नहीं था। सबसे पहली बात, शुभम और अमन के एज में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, मैक्सिमम
4 से 5 साल का अंतर था। और साथ ही साथ शुभम और अमन में बहुत बनती भी थी, दोनों का बॉन्डिंग बहुत अच्छा था। अब यहाँ पर देखो अमन क्या करता है, शुभम को एक आइडिया देकर बोलता है कि पता है भैया मेरे पास बहुत मस्त एक प्लान है, हम लोग एक छोटी सी रोड ट्रिप पे तो जा ही रहे हैं काइंड ऑफ, तो क्या करते हैं ना, कुछ दारू की बॉटल्स ले लेते हैं और साथ ही साथ चकना ले लेते हैं और मस्त एंजॉय करते करते हम लोग जाएंगे अपने कॉलेज तक, बहुत मजा आ जाएगा। और शुभम भी हामी कर देता है कि चलो ठीक है ना, बोरिंग क्या ही हम लोग रोड ट्रिप करेंगे, थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी हो जाएगा, क्योंकि 10 घंटों तक गाड़ी चलाना नॉर्मल बात नहीं होती है। अब यहाँ पर दोनों क्या करते हैं, निकलने से पहले दारू की बोतल बैग में रख लेते हैं और चिली चिकन भी रख लेते हैं। और यहाँ पर वो लोग 2 बजे निकल जाते हैं, जब सूरज हल्का ढलने लगता है ना, तभी कि सर पे सूरज नहीं रहेगा तो उन लोगों को ज्यादा धूप भी नहीं लगेगी, एकदम सफर भी बहुत सुहाना हो जाएगा। अब उन लोगों की छोटी सी रोड ट्रिप स्टार्ट हो जाती है। लगातार 3 घंटे तक ड्राइव करने के बाद शुभम क्या करता है, एक छोटे से ढाबे के पास अपनी बाइक लगा देता है और अमन को बोलता है कि एक काम करते हैं अमन, यहीं पर हम लोग 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, मेरे को थोड़ा फ्रेश भी होना है और यहीं पर पहले हम लोग थोड़ा बहुत खा पी लेते हैं। अमन फ्रेश होता है, उसके बाद वो लोग थोड़ा सा पीते हैं, क्योंकि ड्राइव भी उन लोगों को सेफली करना था, बस थोड़ा सा अपना मूड ठीक करना था। और साथ ही साथ वहां पर आराम से बैठ के आपस में बात कर रहे थे कि फिर से ऐसा मौका कब आएगा। आराम से वो लोग खा पी लेते हैं और बाकी जो भी सामान था वो लोग बैग में पैक करा लेते हैं और उसी ढाबे से वो लोग चिली चिकन भी पैक करा लेते हैं, क्योंकि आगे भी उन लोगों को ऐसे ब्रेक लेने थे। अब फिर से सफर स्टार्ट हो जाता है। अब देखो वो लोग लगातार चलते 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 रात के 8 साढ़े 8 बजे करीब कहीं पर रुकते हैं। अब वहीं पर अमन शुभम भैया को टोक कर बोलता है कि देखिए भैया, इस रोड के बाद ना भयंकर जंगल स्टार्ट होने वाला है और इस एरिया के बाद ना हम लोग कहीं रुकेंगे नहीं, रात भी धीरे धीरे होने वाली है, तो एक काम करते हैं, ये एरिया तो हमको ठीक ही लग रहा है और बगल में देखिए कितना छोटा सा पॉन्ड भी है, एक काम करते हैं, जो भी चिली चिकन हम लोग पैक करवाए है ना, यहीं पर साइड में बैठ के नजारे का मजा लेते हुए हम लोग खाएंगे पिएंगे और फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट कर देंगे। शुभम भी बोलता है कि हाँ अमन, आइडिया तो बढ़िया ही है, चलो मेरे को ब्रेक भी लेना था, आराम से बैठ के यहीं पर खा पी लेते हैं। अब दोनों क्या करते हैं, चुपचाप से नीचे बैठ जाते हैं बाइक साइड में लगा के और वहीं पर खाते पीते हैं। अभी वो दोनों बैठ के खा पी रहे थे, अचानक से अमन को ठंड लगने लगती है और वो कांपने लगता है। शुभम भैया को वो कहता है कि भैया मेरे को क्या फील हो रहा है कि टेम्परेचर गिरने वाला है और ठंड बहुत बढ़ने वाली है, और अगर एक बार ठंड बढ़ गई ना तो आपको बाइक चलाने में बहुत दिक्कतें आएंगी, तो एक काम करते हैं हम लोग जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। अमन की बातें सुनकर शुभम बोलता है कि अरे भाई 2 मिनट हमको चैन की सांस लेने दो, क्योंकि इतने देर से हम ड्राइव कर रहे थे तो मेरा कमर पूरा अकड़ गया है और जब तक हम 2 पैग नहीं मारेंगे ना मेरे अंदर गर्मी नहीं आएगी और मेरे से ड्राइव तो होने से रहा। शुभम बोलता है कि ठीक है भैया, लेकिन जल्दी से खाओ। अब यहाँ पर दोनों बैठ के खाने लगते हैं, पीते भी है साथ में। तभी उन लोगों को अचानक से बहुत सड़ी हुई एकदम गंदी सी स्मेल आई। दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और ये सोचते हैं कि ये बदबू आ कहां से रही है। वो लोग आसपास देखते हैं तो शुभम बोलता है कि शायद हो सकता है तालाब में कोई चीज सड़ रही होगी या फिर आसपास कोई जंगली जानवर मरे होंगे, और इतनी गंदी बदबू उन्हें आ रही थी कि जो भी बचा हुआ खाना था ना उन्हें खाने का मन नहीं किया। कुछ चिली चिकन के पीसेस थे वहीं पर उन लोगों ने छोड़ दिया और वहां से वो लोग निकल जाते हैं। अब यहाँ पर शुभम जाते जाते क्या बोलता है कि भाई काम करते हैं, चलते हैं यहाँ से, जल्दी चलो, मेरे को बिल्कुल भी खाने का मन नहीं कर रहा है। और वो दोनों बाइक पे बैठते हैं, वहां से रवाना हो जाते हैं। इसके बाद सफर काफी ज्यादा लंबा था। रात के 9 बजे वो लोग उस तालाब के पास से निकले थे। ड्राइव करते 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 अब रात के 12:30 बज गए थे और वो लोग उसके इंजीनियरिंग कॉलेज जिस शहर में था वहां पर पहुंच भी जाते हैं। लेकिन रात के 12 साढ़े 12 बजे कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज का हॉस्टल बच्चे को घुसाएगा, तो उस वक्त अमन अपने एक दोस्त को कॉल लगाता है जिसका अपना खुद का फ्लैट था और उसके बाद उसी के फ्लैट पर रहने के लिए चला जाता है एंड डिसाइड करता है कि सवेरे सवेरे वो अपना बोरिया बिस्तर उठा करके अपने हॉस्टल चला जाएगा, उसके बाद कॉलेज चला जाएगा। अमन यहाँ अपने बड़े भाई शुभम को भी बोलता है कि एक काम करो ना भैया, आप भी रात भर यहीं रुक जाओ, सुबह होगी तो आप भी अपने बाइक से घर के लिए रवाना हो जाना। शुभम बोलता है कि नहीं भाई, कल शाम को मेरे को चंडीगढ़ के लिए निकलना है और अगर कल सुबह मैं यहाँ से मनाली के लिए निकलूंगा तो मेरा पूरा दिन उसी में लग जाएगा, फिर मुझे फ्रेश होने का, आराम करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं चंडीगढ़ कब जाऊंगा, क्योंकि शुभम का चंडीगढ़ जाना
जाना भी इम्पोर्टेंट था। शुभम बोलता है कि मैं अभी यहाँ पर आधे एक घंटे रेस्ट करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। दोस्तों ने शुभम को काफी मनाने की कोशिश की कि अरे बड़े भैया आप आए हैं, एक रात तो रुक ही सकते हैं, हम लोग पार्टी करेंगे। लेकिन शुभम ने किसी की नहीं सुनी और उसने ठान लिया था कि उसे उसी रात वहां से निकलना था। लेकिन निकलने से पहले उनके पास कुछ दारू बचा हुआ था, तो सारे लोग मिल करके थोड़ी पीते हैं और जब बोतल खत्म हो जाती है उसके बाद शुभम वहां से निकल जाता है और रात के तकरीबन 1:30-2 बजे शुभम वहां से निकलता है। शुभम जब मेन शहर से निकल जाता है ना तो उसे वापस से वही जंगल पार करना था और वो जंगल तकरीबन 3 घंटे लंबा जंगल था और रात के 2-2:30 बजे वो जंगल पूरा सुनसान था। उस जंगल में ना एक परिंदा अपना पर भी नहीं मान रहा था, सन्नाटा था, चारों ओर से केवल झिंगुर के आवाज आ रहे थे और बहुत ज्यादा ठंड थी। वैसे शुभम तो हल्का फुल्का नशे में था तो उसे मजा भी आ रहा था क्योंकि उसके फेस पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। लेकिन उसी बीच अचानक से शुभम क्या नोटिस करता है ना कि जंगल में ही जिस रास्ते से होकर के अमन जा रहा था वहां पर बीच में ही वो क्या देखता है कि एक लंबा चौड़ा इंसान जिसकी हाइट तकरीबन 7 से 8 फुट के बीच की तो होगी ही, बिल्कुल बॉडी बिल्डर की तरह था। उसने सफेद कलर की धोती और कुर्ता पहन के रखा हुआ था, साथ ही साथ उसने अपनी सर पे पगड़ी भी बांधी हुई थी। ध्यान से अमन उसकी शक्ल तो नहीं देख पाया क्योंकि हल्का वो नशे में था। साथ ही साथ जितना भी उसकी बाइक से लाइट जा रहा था ना उसने बस देखा कि एक आदमी खड़ा है एंड वो आदमी, उसका कपड़ा इतना चमक रहा था, मतलब चकचक सफेदी थी। और जैसे ही उस आदमी ने शुभम को देखा ना उसने अपनी हाथ से शुभम को इशारा किया और उसे रोकने की कोशिश की। ऐसा लगा कि वो आगे जाने के लिए शुभम से लिफ्ट मांग रहा है। शुभम के दिमाग में उन कुछ सेकंड्स में ही काफी सारी चीजें चलने लगी। शुभम को लगा कि क्या उसे हेल्प करनी चाहिए। शुभम का मन कह रहा था कि उसे हेल्प करनी चाहिए, कहीं ये इंसान अकेला जंगल में फंसा हुआ तो नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं शुभम का मन ये भी कह रहा था कि व्हाट इफ ये लुटेरा हुआ, कहीं ये शुभम को लूट ना ले, क्योंकि आधी रात में ऐसे जंगल में खड़ा कौन होता है। शुभम के दिमाग में काफी सारी चीजें चल रही थी लेकिन एट द एंड शुभम ने ये डिसाइड किया कि नहीं, उसे नहीं रुकना है क्योंकि जमाना इतना खराब है ना कि आधी रात में ऐसे सुनसान जंगल में वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। व्हाट इफ वो लुटेरा हुआ सामान चीजों को लूट करके शुभम को मार वार देगा तो फिर वो क्या कर सकता है। शुभम उस इंसान को पार कर देता है, देखते हुए भी वो गाड़ी नहीं रोकता है। लाइक लिटरली वो अगर इंसान ऐसा है ना, शुभम उसके बगल से गाड़ी पार करता है, उन दोनों की आई कांटेक्ट भी होती है और शुभम आगे की ओर निकल जाता है। आगे 1-2 किलोमीटर चलने के बाद शुभम को फिर से एक आदमी दिखाई देता है और वो आदमी पिछले वाले आदमी से भी और भी ज्यादा लंबा था। लग रहा था ना कि एक पेड़ के बराबर है एंड वो भी बहुत ही ज्यादा हट्टा कट्टा था। सेम उसने भी सफेद धोती कुर्ता पहन रखा था, सर पर पगड़ी थी और वो भी शुभम से लिफ्ट मांग रहा था। एंड ये इंसान तो आवाज भी लगा रहा था कि भाई रुक, मुझे आगे चलना है, जंगल से बाहर निकाल दे। उसे देख करके ना शुभम डर गया क्योंकि एक तो उतना लंबा इंसान का होना नॉर्मल नहीं है, अपने आम जीवन में हम लोग इतने लंबे लंबे इंसान नहीं देखते हैं। दूसरी चीज कि वो इंसान ना एकदम एक नंबर का डाकू दिख रहा था, बहुत तगड़ा। शुभम को क्या लगा ना कि शायद ये कोई लुटेरों का गिरोह है जो कि हर कुछ किलोमीटर के बाद खड़े हैं पैसेंजर्स को लूटने के लिए, या फिर मे भी उनका जो भी इरादा हो। और शुभम ने अपनी बाइक की स्पीड और भी ज्यादा तेज कर दी और उस इंसान की भी बात को उसने नहीं सुना और वहां से निकल गया। आगे जाकर के शुभम को तीसरा इंसान दिखा जिसका हुलिया सेम टू सेम पिछले 2 इंसानों की तरह था और वो भी गाड़ी ही रोक रहा था। आगे शुभम गया तो देखता है कि फिर से एक इंसान खड़ा है, मतलब हर दूरी पे शुभम ऐसे इंसान को देख रहा था। और लास्ट में तो शुभम ने क्या देखा ना कि सड़क के बीचों बीच वो इंसान खड़ा है। अब शुभम उसको भी आगे से पार कर देता है। शुभम को बहुत डर लग गया था, अब उसे लगा था कि वो नहीं बचने वाला, वो यहाँ पर डाकुओं के गिरोह में फंस चुका है। और वो तेज बाइक से चले जा रहा था। तब तक आगे क्या देखता है, एक और इंसान खड़ा है, लेकिन ये इंसान बाकी के पिछले सारे इंसान से काफी ज्यादा अलग था। अपनी हाथ तो उस इंसान ने सामने की हुई थी और वो बोल रहा था भाई रुक रुक, लेकिन जैसे जैसे वो बोल रहा था ना भाई रुक, उसकी हाथ की लेंथ बढ़ती जा रही थी और ऐसा लग रहा था ना कि उसका हाथ बढ़ते अभी शुभम को पकड़ के दबोचने वाला है। ये देखते ही शुभम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था।
अभी उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो जो देख रहा है वो क्या है। शुभम ने आओ देखा ना ताओ अपनी बाइक की स्पीड सुपर फास्ट कर दी और वो बस निकलते रहा और बगल से शुभम के उस इंसान का हाथ भी बढ़ रहा था। आप समझो जितनी तेजी से बाइक बढ़ रही है ना उसी तेजी से उस इंसान का हाथ भी बढ़ रहा है, लेकिन शुभम ने पीछे पलट के नहीं देखा। और कुछ देरी के बाद शुभम ने क्या फील किया कि बाइक तो चल रही है लेकिन ऊपर से कोई भारी सी चीज धप से करके उसके बाइक की पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है, या फिर आप कह सकते हो कि गिर जाती है। और उसका बाइक का जो बैलेंस था ना वो पूरे तरीके से हिलने डुलने लगता है। यहाँ शुभम को ये तो समझ में आ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उसने पीछे पलट करके नहीं देखा। अभी भी शुभम को क्या लग रहा था ना कि कुछ डाकू या लुटेरे हैं जो ऊपर से पेड़ से कूद करके उसकी बाइक पर बैठे हुए हैं उसे लूटने के लिए। शुभम के साथ आगे क्या होने वाला था शुभम ने तो अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन इसी बीच शुभम को क्या लगता है ना कि जैसे वो आगे से बाइक चला रहा है उसके पीछे कान के पास किसी की मुंडी आई है और वो इंसान बोल रहा है, भाई बाइक रोक देना भाई, भाई बाइक रोकना भाई, इतनी तेज क्यों चला रहा है भाई, बाइक रोक दे भाई, रोक दे भाई। लेकिन शुभम ने बाइक नहीं रोकी। यहाँ तक तो शुभम का जितना भी नशा था ना सारा नशा फट चुका था। डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई थी। उसे बस सही सलामत उस जगह से निकलना था जो कि उसे इम्पॉसिबल लग रहा था। और शुभम बता रहा था कि उसके बाइक के पीछे जब वो इंसान या पता नहीं वो जो भी था ना उसे इतनी ठंड लग रही थी ना, और वो इंसान जब उसे बोल रहा था भाई बाइक रोक देना, तब उसे लग रहा था ना कि उसके कान के पास किसी ने एसी का टेम्परेचर कम करके चला दिया है। उसका कान लाल हो गया था, उसका ये पोर्शन जम गया था ठंड के कारण। और इसके बाद शुभम ने बाइक को नहीं रोका, वो बाइक चलाता गया। शुभम उसी कंडीशन में बाइक चलाए जा रहा था। उसे फील हो रहा था कि उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन फिर भी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बाइक रोके और चेक करे। यहाँ पर उसने 5 से 10 मिनट के बाद हिम्मत बटोरी और पलट के पीछे देखने की कोशिश की कि आखिर मेरे पीछे कौन डाकू बैठा हुआ है। लेकिन जैसे ही वो पलटा ना उसके पीछे बाइक पे कोई भी नहीं बैठा हुआ था। उसे तो 2 मिनट के लिए शॉक लगा कि ये कैसे, मेरी बाइक इतनी भारी कैसे हो गई है, क्योंकि हम पहली बार बाइक भी तो नहीं चला रहे। अब यहाँ पर वो पलटने के बाद फिर से वो सामने देख के बाइक चलाया जा रहा था, तब तक अचानक से फिर से ठंडी हवाओं के झोंकों में उसके कान में आवाजें आती है कि ए शुभम बाइक तो रोक, मेरे को तू देखना चाहता है, 1 सेकंड के लिए तू बाइक साइड पे तो लगा, मैं तेरे सामने आ जाऊंगा। यहाँ पर फिर से उसके शरीर के जितने रोंगटे थे वो खड़े हो जाते हैं, लेकिन अभी तक उसने बाइक रोकी नहीं थी। वो चलाया जा रहा था। यहाँ पर उसके दिमाग में एक बात तो ये साफ साफ पक्की हो गई थी कि अभी तक वो सेफ है। इसीलिए वो सेफ है क्योंकि अभी तक उसने बाइक अपनी रोकी नहीं है। तो हो ना कहीं अगर वो गलती से भी अपनी बाइक रोक देना तो उसकी जान जा सकती है, क्योंकि अभी भी उसको ऐसा लग रहा था कि कोई उसे बाइक रोकने के लिए प्रोवोक कर रहा है और वो गलती नहीं करेगा जो दूसरा उससे करवाना चाह रहा है। जैसे तैसे वो भगवान का नाम लेते हुए बाइक चलाया जा रहा था। कुछ किलोमीटर्स के बाद क्या होता है ना, उसे दिखता है एक शिव भगवान का मंदिर, जिसको देखने के बाद उसके सांस में ना साहस आती है। और ना वो जो मंदिर था ना वो भी 3-4 सीढ़ियों के बाद था, लेकिन वो इतना ज्यादा डरा हुआ था ना कि बाइक लेते ही वो सीढ़ियों पर चढ़ा देता है और मंदिर के अंदर घुसा देता है। खैर उस मंदिर में कोई भी पुजारी नहीं थे, वहीं पर वो बाइक वैसे ही फेंक देता है और अपने भी जाके ऐसे लेट जाता है। और वो इतना ज्यादा डरा हुआ था ना कि उसकी दिल की धड़कन उसे खुद अपने कानों तक सुनाई दे रही थी, इतनी जोर से धड़क रही थी। अब उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे वो करे तो क्या करे। मंदिर के अंदर तो वो पहुंच चुका है और शुभम को ये भी पता था कि वो अब सेफ है। बेचारा अभी तक तो वो ये समझ रहा था कि कोई चोर डाकू होगा, उसका पाला भूत से पड़ेगा, इसके बारे में उसने तो सपने में नहीं सोचा होगा। वो भी 1-2 भूत नहीं, ग्रुप ऑफ भूत, वो भी ग्रुप ऑफ पहाड़ों के भूत, मतलब ओ माय गॉड। यहाँ पर शुभम सुबह होने का वेट कर रहा था कि जब तक मुझे सूरज की किरणें नहीं दिखेंगी हम बाहर नहीं निकलेंगे। जैसे ही उसको लगता है कि सवेरा होने वाला है, वो क्या करता है कि शिवलिंग के पास 3-4 बेलपत्र पड़े हुए थे, उसे अपने हाथों पे पकड़ता है और पॉकेट में भर लेता है और फिर हिम्मत करके भगवान का नाम लेके वो बाइक स्टार्ट करता है और वहां से सीधे अपने
घर की ओर रवाना हो जाता है। घर पहुंचने के बाद वो सारी बातें अपनी मम्मी को बताता है। अब जैसी मम्मी सारी बातें शुभम की सुनती है ना, वो भी डर जाती है कि हे भगवान, पता नहीं आज मेरे बेटे के साथ क्या ही हो जाता, इसकी जान भी चली जाती। वो बिना देरी किए क्या करती है, अपने बच्चे को एक नामी बाबा जी के पास लेके जाती है और सारी घटना बता देती है कि देखिए बाबा जी, मेरे बेटे के साथ ऐसा ऐसा कल रात हुआ है। यहाँ पर बाबा जी बस एक ही बात कहते हैं कि बेटा एक काम करो, उस बाइक के पास ना मेरे को ले चलो। तो तुम जिस बाइक को चला रहे थे, बाबा जी बाइक के पास जाते हैं और बाइक को अच्छी तरह से एग्जामिन भी करते हैं और उसके बाद चुपचाप से शुभम को सारी घटना बताते हैं कि पता है बेटा, तुम्हारे सर पे अकाल मृत्यु आई थी और तुम्हारी जान जाते जाते बची है, क्योंकि देखो बाइक के ऊपर माता रानी की चुन्नी बंधी हुई है और जब तुम ड्राइव कर रहे थे ना, तब तुम्हारा हाथ माता रानी की चुन्नी के ऊपर ही था, जिसके कारण जो भी बुरी शक्ति थी वो तुम्हारे ऊपर हमला नहीं कर पाई। इसीलिए वो तुम्हें प्रोवोक कर रही थी कि तुम गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी साइड में लगाओ, ताकि तुम गाड़ी साइड में लगाते, तुम्हारा हाथ उस चुन्नी से हटता और वो जो भी बुरी शक्ति थी वो तुम्हारे ऊपर हमला करती। क्योंकि हमारे हिंदुओं में क्या होता है ना कि जब भी हम नई गाड़ी लेते हैं तो हमेशा गाड़ी की पूजा करवाते हैं और ब्रेक के पास चुन्नी भी बंधवाते हैं। अब यहाँ पर शुभम ने जैसे ही सुना कि बाबा ने कहा बुरी शक्ति, उसे ये समझ में नहीं आया कि कौन सी बुरी शक्ति थी और वो बाबा से ये पूछता भी है कि बाबा, कौन सी बुरी शक्ति के बारे में आप बात कर रहे हो। तब बाबा जी ने उसे बताया कि ये जो बुरी शक्ति थी ऐसी वैसी बुरी शक्ति नहीं थी, बल्कि ये सारे लोग जो थ्रू आउट द जर्नी शुभम को रास्ते पर दिखे हैं वो लोग मसान थे। मसान ऐसे भूतों को कहा जाता है जिनकी अकाल मृत्यु होती है और वो लोग ऐसे ही चलते फिरते लोगों का शिकार करते हैं और वैसे लोगों को अपने गिरोह में शामिल करते हैं, उनकी जान ले करके। शुभम की किस्मत अच्छी थी ना कि शुभम बच गया। खैर बाबा जी ने ये भी बोला कि शुभम, ये मसान तेरे पीछे ऐसे ही नहीं पड़ा होगा, याद कर तूने कभी ना कभी इसे इनवाइट तो जरूर किया होगा, क्योंकि बिना तेरे इनविटेशन मसान कभी भी पीछे नहीं पड़ते हैं और एक साथ 7-8 मसान का पीछे पड़ना कोई आम बात नहीं है। तो दिमाग पे जोर डालो, कभी भी तुमने इन लोगों को अपने साथ बुलाया, इनवाइट किया, जाने अनजाने ही सही, दिमाग पर बहुत जोर डालने के बाद शुभम को एक चीज याद आता है कि ये सारी घटनाएं स्टार्ट कब होती है, जब वो लोग पॉइंट के पास बैठ करके दारू पी रहे थे और चिली चिकन खा रहे थे। वहां पर उन्होंने चिली चिकन छोड़ा और साथ ही साथ शुभम जब अमन को बोलता है ना कि चल चल भाई चलते हैं यहाँ से, तो मे बी इनडायरेक्टली वहां पर सारे मसान होंगे और शुभम ने इनडायरेक्टली ही मसान को इनवाइट कर लिया होगा और तभी से मसान उसके पीछे पड़ गए होंगे। सारी बात शुभम ने बाबा जी को बताई और बाबा जी ने सारी कड़ियों को जोड़ा और उन्होंने बोला कि हाँ, वही वक्त था जब से मसान तेरे पीछे थे और मसान ऐसे इलाके को खोज रहे थे, सन्नाटे वाले एरिया को खोज रहे थे जहां वो लोग तेरा हमला करते और जंगल बेस्ट एरिया था। खैर बाबा जी ने बोला कि डरने की बात नहीं है, वैसे तो तूने मसान को इनवाइट किया है तो इतनी इजीली ये जाने वाले नहीं है, लेकिन हम लोग तुम्हारे लिए पूजा करेंगे, उसके बाद मसान से तुम्हारा पीछा हमेशा के लिए छूट जाएगा। 2 दिन के बाद पूजा होने वाली थी, लेकिन उसके बाद देखो होता क्या है। अभी तो बाबा जी से मिलने के बाद शुभम अपने घर जाता ही है और रात भर का थका हारा शुभम, उसको बहुत नींद आ रही थी, वो अपने कमरे में जाकर के बस लेटा ही था कि उसकी आंख लग जाती है और जैसे ही उसकी आंख लगती है उसे सपना आता है कि वही मसान 6-7 मुश्तंडे मसान सामने खड़े थे और बोल रहे थे कि भाई हमने तुझे रोकने की कोशिश की, तू क्यों नहीं रोका, तू हम लोगों को छोड़ करके क्यों चला गया, पर कोई बात नहीं, हम लोग तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम लोग तो तुझे अपने साथ लेकर ही जाएंगे। और ऐसा कह के कभी वो लोग हंसते थे, कभी वो लोग रोने लगते थे। सपने के बाद शुभम और भी ज्यादा डर जाता है। अब उसे ये समझ में आ गया था कि ये जो भी मसान है ना, इसका इजीली पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। वो तुरंत से अपने कमरे से उठ के मम्मी के पास चला जाता है और सारे सपने के बारे में बताता है। अब वो तो इतना ज्यादा डर गया था कि वो अकेले अपने कमरे में सो भी नहीं रहा था और वो बाहर भी नहीं जा रहा था। खैर बाबा जी ने बहुत सारे रिचुअल्स के बारे में बताया था जिसको शुभम को कंप्लीट करना था और जो भी प्रोसेस है ना वो बहुत लंबे समय तक चला और बहुत लंबा और लेंदी भी था। अगर आप लोगों को बताने बैठे ना तो उसका अलग ही वीडियो निकल जाएगा। इतना लंबा और बड़ा पूजा हुआ ना
की बलि भी देनी पड़ी थी, है ना दीदी? और साथ ही साथ जब तक पूजा हुई, शुभम को उन मसांस ने बहुत हॉन्ट किया, हमेशा उसके सपने में आया करते थे और काफी डराया करते थे। काफी दिनों तक तो शुभम डर डर के अपनी जिंदगी को बिता रहा था, लेकिन समय के साथ सब कुछ ठीक हो गया। अब तो इस घटना को काफी ज्यादा टाइम भी हो गया है, लेकिन आज भी शुभम जब इस चीजों को याद करता है ना, डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। कहानी सुनने और सुनाने में काफी ज्यादा इजी लगती है, लेकिन जस्ट इमेजिन आधी रात को जंगल के बीचों बीच जब 7-8 मुश्तंडे भूत से पाला पड़ा होगा ना, तो इंसान की क्या हालत हुई होगी। खैर जो भी हो, आप लोग बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और अगर स्टोरी पसंद आए तो रानी इस वीडियो को बिना लाइक किए मत जाना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और हमारा ये प्यारा प्यारा फेस पहली बार देख रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।